4:20 हो गए, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। ओरिएंटेशन आ गया ना सबको समझ में? कुणाल, प्रिया, अखिलेश्वरी, प्रतीक्षा, मंजू, पीयूष, अंजलि, सबको आ गया समझ में ओरिएंटेशन? अच्छा, और सबको यस आवाज भी आ रही है? यस सर। बस बस देखो, रेगुलर क्लासेस लेते रहो, ठीक है? जो भी सेशन हो रहे हैं रेगुलर अटेंड करो, डिसिप्लिन रहो। अगर जो मैंने सिलेबस और आपको जो भी वो टाइम टेबल भेजा है, शेड्यूल भेजा है, मतलब उसको फॉलो कर लो पूरा तुरंत। जो भी सब्जेक्ट दिया जाए उसको डेडिकेटेडली फॉलो करो, और जितना समर्पित तरीके से आप फॉलो करोगे उतने ही समर्पित तरीके से फिर मुझे भी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आएगी कि जब बच्चे इतने मेहनत करें तो यार मैं भी क्यों ना इतने मेहनत करूँ, है ना? तो कॉल नहीं हो रहा जानवी का। हो गया कॉल? अच्छा, आ गया। आई थिंक आ चुके हैं सारे लोग। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं ना। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? हेलो, यस सर। क्लियर है? विजिबल है? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। अच्छा, यस सर। चलो चलो ठीक है ना। तो देखो, अपना एक वीक जो टारगेट रहेगा वो पूरा मॉडर्न इंडिया का रहेगा, ठीक है? और मॉडर्न इंडिया का ऐसा है कि मॉडर्न इंडिया को हम कब से डिवाइड करते हैं, ठीक है? यानी कि जो अगर मैं टाइमलाइन की बात करूँ तो 1750 के बाद से और जब तक हम आज़ाद हुए, इस बीच का जो ड्यूरेशन है उसको मॉडर्न इंडिया कहते हैं। क्योंकि भाई उसी टाइम जो है वो आज का जो भारत है, उसके आज के भारत में 1750 से लेके, टू बी प्रिसाइज 1757 के बाद से लेके और जो अपना 1947 तक है, इसके बीच का जो पीरियड है इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज आप अपने आसपास कितनी भी चीज़ें देखते हो, उन उन चीज़ों की शुरुआत या उन चीज़ों का जो इन्फ्लुएंस है वो 1750 लेकर 1900 के बीच की घटनाओं से बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि आप अभी अ, हमारे साथ में पूरे स्वतंत्रता पूर्वक जो है सेशन ले रहे हो। बेसिकली जो स्वतंत्रता है वो भी हमको कब मिली? 1947 में मिली, है ना? तो ये बेसिकली क्या है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। तो आज जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, चाहे वो हमारी संसद की बिल्डिंग हो या हमारा खुद का अपना डेमोक्रेटिक सेटअप हो, है ना, अपनी संसदीय प्रणाली हो, तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सब अपने मॉडर्न इंडिया का ही एक तरीके से भाग है। तो चलो एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन, और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से भी बताऊंगा। देखो, सिलेबस का पहला बिंदु जो है ना वो ये है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर मतलब कि 1750, है ना, से लेकर वर्तमान तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं एवं व्यक्तिगत मुद्दे। महत्वपूर्ण घटनाएं, अच्छा कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं? चाहे वो प्लासी का युद्ध हो, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स का वाइस रॉय बनना हो, फिर लॉर्ड वेलेस्ली बनना हो, ठीक है,
और फिर उसके बाद विलेजली द्वारा सहायक संधि लागू करना हो। इसके बाद में जो है हम जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इनके कई सारे प्रयास हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डलहौजी के प्रयास काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। डलहौजी ने भाई क्या क्या किया, भाई उसने डाकघर व्यवस्था स्टार्ट की, उसने संचार के लिए टेलीग्राफ जो सिस्टम है वो लॉन्च किया। इसके अलावा रेलवे सिस्टम जो हम आज का जो आधुनिक रेलवे है उसमें डलहौजी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो रेलवे प्रणाली उसने विकसित की, प्रथम रेलवे उसी के काल में बनी थी। इसके अलावा अगर मैं पहली जूट मिल के बारे में बात करूँ या पहली कॉटन मिल के बारे में बात करूँ तो वो सब डलहौजी के काल में ही आई है। तो बेसिकली ये क्या है, 1750 के मध्य से लेकर वर्तमान तक की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद डलहौजी के जस्ट बाद 1857 में जो है वो क्रांति हो गई थी, सबको पता है, मंगल पांडे मूवी सबने देखी है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अपना नील विद्रोह आ गया, है ना। फिर धीरे धीरे जो है वो लिटन आता है, फिर रिपन आता है, फिर हमारी कांग्रेस की स्थापना होती है, फिर एक नरमपंथियों का युग आता है ना। और फिर गर्मपंथियों का एक छोटा सा फेज आता है, और फिर नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। और विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस दो भागों में टूट गई, जिसको हम सूरत विभाजन या 1907 का विभाजन भी कहते हैं। फिर बाद में एनी हाउ जो है एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से फिर वो नरमपंथी गर्मपंथी वापस एक होते हैं, ठीक है। इसी बीच करजन ने क्या कर दिया था, करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, और बंगाल विभाजन के क्रम में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। फिर वो जो स्वदेशी आंदोलन है उसी के मुद्दे को लेकर नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों की क्या है, दोनों का भेजा सटक गया। तो उन्होंने क्या किया, दोनों आपस में लड़ पड़े और बोले कि यार कि मैं तो अपने हिसाब से आंदोलन चलाऊंगा, गर्मपंथी बोले नहीं यार मैं अपने हिसाब से आंदोलन चलाऊंगा। और इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। और एक बार जैसे ही विवाद हुआ तो फिर क्या हो गया कि सूरत विभाजन हो गया। फिर एनी हाउ एनी बेसेंट थोड़ा प्रयास करती है, तिलक प्रयास करते हैं, और फिर 1916 में एक समझौता हो जाता है जिसको हम लखनऊ समझौता भी कहते हैं, ठीक है। लखनऊ समझौते में क्या है, दो चीज़ें हो जाती है, एक तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन हो जाता है, ठीक है, और दूसरा नरमपंथी और गर्मपंथियों का मिलन हो जाता है। तो हम अगर मैं यूँ कहूँ कि 1916 का जो काल है वो मिलन का काल है, तो भाई कोई गलत बात नहीं है। फिर अगर हम देखें तो रोलेट एक्ट आता है, ठीक है। फिर हमारा असहयोग आंदोलन आता है, ठीक है। वो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को लीड किया। फिर असहयोग आंदोलन को लीड करते करते उन्होंने खिलाफत आंदोलन को भी मिक्स कर दिया, तो आंदोलन और बड़ा हो गया। और ये गांधी का पहला ऐसा बड़ा आंदोलन था जिसमें गांधी को विश्वव्यापी पहचान मिली। हालांकि इससे पहले चंपारण खेड़ा में भी गांधी जी थोड़े बहुत गए थे अपना मुंह दिखाने, पर है कि उसमें उनको इतनी विश्वव्यापी पहचान नहीं मिली थी। विश्वव्यापी पहचान मिली उनको असहयोग आंदोलन में। लोगों ने जाना अरे यार बाकी सब तो ठीक है, बाकी सबको हैंडल कर लेंगे हम, पटेल वटेल ये सबको हैंडल कर लेंगे, नौरोजी को भी हैंडल कर लेंगे, गोखले वैसे बूढ़ा हो चुका है। तो सबको क्या लगा कि यार ये सब अब बूढ़े हो चुके हैं, तभी पूरी भारत की धरती से एक महान आत्मा निकलती है जिसको हम महात्मा गांधी कहते हैं। तो उन्होंने फिर अपना असहयोग आंदोलन चलाया। लोगों को लगा कि नहीं यार बंदे में भले डेढ़ पसली हो लेकिन काम का है बंदा, है ना, ठीक है। तो फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन चला दिया। फिर हमारे चित्तरंजन दास जी है, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। और फिर एक साइमन कमीशन आता है, 1919 में एक एक्ट भी आया था जिसको हम मोंटेग्यू और कैम्पफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, है ना, MCR रिफॉर्म। इसके अलावा 1927 है उसमें रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आता है। फिर साइमन कमीशन बहिष्कार के नारे लगते हैं और लोग कहते हैं कि भाई साइमन कमीशन गो बैक। आपने मूवी भी देखी होगी भगत सिंह की, आपने मूवी देखी होगी अजय देवगन की, है ना। तो उसमें उसमें क्लियर कट साइमन कमीशन का उल्लेख आता है ना, कि भाई साइमन कमीशन को हम भारत से वापस जो है वो भेजेंगे, उनको काले झंडे वगैरह भी दिखाते हैं। फिर बाद में भगत सिंह की फांसी होती है, और भगत सिंह की फांसी से पहले एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेशन कांग्रेस का होता है जिसको हम लाहौर सेशन भी कहते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। फिर जो है भगत सिंह को फांसी दी जाती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती है, कराची सेशन होता है। कराची सेशन में कांग्रेस को काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, है ना। और फिर ये बोला जाता है कि यार आप इतना बड़ा आपका वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी नहीं रुकवा सके, तो काफ़ी ज़्यादा उनको आलोचना का सामना करना पड़ता है। फिर थोड़े टाइम बाद 1935 में एक एक्ट आता है जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1935 भी कहते हैं। फिर 1937 में प्रांतों के चुनाव होते हैं। प्रांतों के लेवल पे डिफरेंट सरकार बनती है जिसमें कांग्रेस की मेजोरिटी रहती है। और फिर धीरे धीरे अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाता है तो फिर गांधी जी जो है वो अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते तो फिर जो है ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन लॉन्च कर रहती है। अब क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है तो फिर वापस से गांधी जी क्या करते हैं, बोले नहीं भाई आप सब तो
जो है वो हमारा आज़ादी चाहते नहीं हो, हम ऐसा करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च करेंगे। और फिर गांधी जी एक महान नारा देते हैं कि मैं इस देश की मिट्टी से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। फिर उसके बाद की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो वो आंदोलन चलता रहता है, चलता रहता है। और फिर एक थोड़ा सा काया पलट होता है वर्ल्ड लेवल पे, जिसको हम वर्ल्ड वॉर 2 भी कहते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो कांग्रेस जो अपना ब्रिटेन है, ब्रिटेन में सरकार चेंज हो जाती है और एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। एटली ने फिर एटली को लगा कि भाई, एटली सिनेरियो को समझता है, उसको लगता है कि भाई देखो, हमारे हाथ से पावर भी जारी है, वर्ल्ड वॉर 1 में हमारा पैसा भी इन्वेस्ट हो गया है, हमारे पास इतना सैनिक वगैरह भी नहीं है, ग्लोबल लेवल पर हमारी बेइज्जती अलग हो गई है, और भारत में भी भाई अब जो है कई जगह क्रांतिकारी गतिविधि, कई जगह आंदोलन हो रहे हैं, तो भाई अब हम यहाँ पर रह नहीं सकते। तो फिर वो क्या करते हैं भाई, भारत स्वतंत्रता अधिनियम ला देते हैं। इससे पहले कैबिनेट मिशन लाते हैं और भारत स्वतंत्रता अधिनियम में लिखा जाता है कि भाई आज से इस देश के दो दो टुकड़े होंगे, एक का नाम पाकिस्तान, एक का नाम भारत होगा, और इस तरीके से हम आज़ाद हो जाते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है, इसको हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया हम जब आज़ाद हुए से लेके और आज तक की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, है ना, फिर बाद में जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके द्वारा भारी उद्योगों को समर्थन किया जाता है, औद्योगिकरण को बल दिया जाता है, समाजवाद को जो है कांग्रेस अपना मेन थीम या मेन एजेंडा रखती है और ये सुनिश्चित करती है कि देश से हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे मिटाएंगे मिटाएंगे। और आज वो गरीबी पहुंच गई है 11% के आसपास, ठीक है। अभी हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट आया, जिसमें ये लिखा है कि देश के जो लगभग 11 से 12% लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। 1991 में यही आंकड़ा 45% था, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब लगभग 70% से ज़्यादा लोग गरीब थे, है ना। तो ये पूरा चल के, और हम जो है, मुझे ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है, तो लोगों को स्क्रीन तो शो हो रही है, सभी को स्क्रीन शो हो रही है, मॉडर्न इंडिया ओरिएंटेशन क्लास वाली जो पीडीएफ है ना। जी सर। हाँ, तो आई थिंक आकृति यू शुड चेक योर इंटरनेट, है ना। नहीं तो आप ऐसा करिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको वीडियो चैट दिख रही हो, उसके बाद थोड़ा सा आप देखोगे ना तो आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगी। या यू कैन रिजॉइन, तब आपको शायद अच्छे से दिखेगा, है ना। तो ये सब होता है, ये सब क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण घटनाएं लिख रखा है ना, महत्वपूर्ण घटनाएं एवं व्यक्तित्व मुद्दे, ठीक है। तो ये सब अपने जो है वो घटनाएं हैं। इसके अलावा देखो दूसरा पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण तथा देश के विभिन्न हिस्सों में इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान क्या। अभी जैसे मैंने गांधी जी की बात की, तो गांधी जी ने 3-4 विश्वव्यापी आंदोलन लॉन्च किए, किसानों के लिए उन्होंने काम किया, है ना, अहमदाबाद में मिल हड़ताल की। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली गांधी जी के योगदान है। उसी वक्त जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान आपको पता होने चाहिए। नेहरू जी का अगर योगदान पता है तो फिर आपको बोस के पता होना चाहिए, श्रीमान सुभाष चंद्र जी बोस, है ना, इनके बारे में पता होना चाहिए। और अगर इनके बारे में पता है तो फिर आपको BR अम्बेडकर जी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब बेसिकली क्या है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और तीसरा है कि स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन, इसको हम बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम जब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, एथिक्स, ये सब पढ़ लेंगे ना, तो ये सब का ही मिला जुला रूप है स्वतंत्रता के बाद भारत। यहाँ से देखो, जरूरी नहीं कि कोई इकोनॉमी का ही क्वेश्चन आए, ठीक है, जरूरी नहीं है, यहाँ से इकोनॉमी का भी आ सकता है, पॉलिटी का भी आ सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी का भी आ सकता है, IR का भी आ सकता है। इसके अलावा इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में भी आ सकता है ना। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सब ये है कि भाई आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना, और ये एस्पेक्ट है जहाँ पे आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इंडिविजुअली जो है वो हर एक सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। तो हम वी विल नॉट डिस्कस पोस्ट इंडिपेंडेंस सेपरेटली, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता है। और साथ में और वैसे भी एक सवाल आता है यहाँ से
ठीक है। तो एक सवाल के ऊपर पूरा एक वीक बर्बाद करना मेरे हिसाब से बुद्धिमानी तो नहीं है ना। बाकी ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। तो ये सब अपना पूरा सिलेबस था। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने क्यों लिया थीम 2 में, क्योंकि किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस अगर समझना है तो देख लो कि भाई PYQ कितने आए हैं, सिंपल सा है। PYQ ज़्यादा है मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ कम आए मतलब कि कम इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देखते हैं। और इसके अगर मैं बारे में बात करूँ तो देखो 2023 में 3 क्वेश्चन आए हैं, वो भी 35 मार्क्स के, 10 और 15 मार्क्स का। इसके अलावा जो है वो 2022 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 21 में 3, फिर 2, फिर 4, फिर 1, फिर 5, 3, 2, 3 और टोटल कितने क्वेश्चन आए यहाँ से, टोटल हमारे क्वेश्चन है 27। ठीक है, यानी कि पिछले 10 सालों में 27 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यानी कि अगर मैं एवरेज भी लूँ तो इसका एवरेज क्या बैठ रहा है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन है ना, ये सब नोट कर लो है ना, ताकि आपको पता रहेगा, है ना। 3 क्वेश्चन मतलब कि लगभग 30 से 40 नंबर का जो है ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वैल्यू रखता है। तो इसलिए इसको हमने एक हफ्ता दिया है अच्छे से। मार्क्स के बारे में बात करो तो 35 मार्क्स, 20 मार्क्स, है ना। हाईएस्ट मार्क्स अपने को देखने को मिलते हैं 2017 में। 17 में 65 मार्क्स, यानी कि लगभग 1/4 पेपर तो सिर्फ मॉडर्न इंडिया का ही था, है ना। तो इसलिए मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था अपना सिलेबस, ठीक है, और ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी इसमें से, है ना। आपको पता होगा कि मैंने स्टार्टिंग से लेके आपको एक पूरी टाइमलाइन दिया था, है ना। स्टार्टिंग से लेके भाई 1947 तक बीच बीच में इसके बीच में क्या क्या हुआ था, यही बेसिकली क्या इनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो जो हमारे थीम 3 रहती है ना, कि भाई थीम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, है ना, कि भाई कि मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से है ना। तो बेसिकली यही है, कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी बताया हूँ, है ना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अच्छा, अब इसके बारे में जो नेक्स्ट चौथी थीम है हमारी, कि अब हम जो है हम ये देखेंगे कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री के आंसर्स में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। देखो एक बात हमेशा नोट कर लो, ये रामबाण है मॉडर्न हिस्ट्री के आंसर लिखने के लिए, है ना, कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो इवेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। सवाल जो होगा वो किसी पर्टिकुलर घटना के बारे में होगा, है ना। पर्टिकुलर घटना, या हो सकता है किसी व्यक्ति के बारे में पूछा हो, है ना, या किसी आंदोलन के बारे में पूछा हो। मेजर मेजर यहीं से क्वेश्चन आता है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपका जो इंट्रो होगा वो होगा कि इसके क्या कारण थे। इंट्रो में क्या लिखोगे, ठीक है, कारण और पृष्ठभूमि, ठीक है, कारण और पृष्ठभूमि। बॉडी में क्या लिखोगे, बॉडी में भाई हम वही चीज लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछी गई है, क्वेश्चन की मुख्य मांग क्या है, ठीक है। तो बॉडी का मतलब ये होता है। और देन कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, निष्कर्ष में हम परिणामों के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। निष्कर्ष में हम सर परिणामों, बॉडी में क्या बताएं? हाँ, बॉडी बॉडी होगी पूरी डिमांड वाइज, है ना, डिमांड वाइज, कि हमको जो है पूरी डिमांड वाइज क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, है ना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है हिस्ट्री का, है ना, हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उसके इंट्रो में क्या लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आसानी से समझ आती नहीं है, पर जितना आसानी से मैं बता रहा हूँ आपको शायद पूरी समझ में आ जाएगी। इंट्रो में क्या आएगा, एक तो बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड बोलो तो पृष्ठभूमि, ठीक है। पृष्ठभूमि आ सकता है, कारण आ सकता है, ठीक है। ये आपको इंट्रो में लिखना है। कैसे लिखना है ये मैं ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे, बट एनी हाउ हमको पहले पता तो होना चाहिए कि भाई इंट्रो में लिखना क्या है, ठीक है। और मेन बॉडी, एक बात ध्यान रखना हमेशा, है ना, मेन बॉडी में जो 10 मार्कर का क्वेश्चन होगा उसमें इसके 2 भाग होंगे मेन बॉडी के, ठीक है। और 15 मार्कर में, वेरी गुड, सही सोच रहे हो, 3 भाग, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो हमको मुख्य भाग को 2 भागों में तोड़ना होगा। अब वो 2 भाग हम एनी हाउ कैसे भी लाएंगे, ठीक है। यही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है,
और इसमें आपको लिखना क्या क्या है मेन भाग में? मेन भाग में आपको लिखना है एक तो कारण, ठीक है। अब थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा कि कारण यहाँ भी लिखा है सर आपने इंट्रो में और कारण आपने मेन बॉडी में भी लिख दिया, तो सर आप तो मतलब ऐसे हमको रिपीटिशन करा रहे हो। नहीं, थोड़ा सब्र रखेंगे, है ना। मेन बॉडी में हमको कारण भी लिखना है, प्रभाव भी लिखना है, ठीक है। प्रभाव के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा प्रभाव के बारे में और मैं बात करूँ तो इसका क्या सामाजिक प्रभाव था, क्या इनका राजनीतिक प्रभाव है, ठीक है, और एक विधिक प्रभाव, ठीक है, वैज्ञानिक भी हो सकता है, तकनीक भी हो सकता है, और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा आर्थिक प्रभाव, क्योंकि भाई सब कुछ तो पैसा ही है, ठीक है। तो आर्थिक प्रभाव आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये प्रभाव आपको ध्यान में रखना, और साथ में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे भी ऐसे ही, सबसे पहले उस टॉपिक की पृष्ठभूमि देखोगे, फिर उसके कारण क्या क्या है, ठीक है, फिर उसके प्रभाव क्या क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और प्रभाव के भी मैं बारे में बात करूँ तो आर्थिक प्रभाव क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या है ना, राजनीतिक प्रभाव क्या है, विधिक प्रभाव क्या है, इसके अलावा शैक्षिक प्रभाव क्या है, ठीक है। शैक्षिक बोलो तो शिक्षा पर क्या प्रभाव है ना। हाँ, और यही सब है, ये सब जो प्रभाव है, मैं ये सब बातें ध्यान में रखनी है। अगर मान लो कोई चीज़ अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिमाग में ये फ्रेमवर्क आना चाहिए। किसी भी आंसर का मॉडर्न में ये रामबाण है एक तरीके से, अगर ये याद हो गया या ये दिमाग में बैठ गया तो दिक्कत आएगी नहीं बाद में। मेन बॉडी, और ध्यान रखना हमेशा बॉडी को कितने भागों में बांटना है, या तो 2 भाग या 3 भाग, ठीक है। 15 मार्कर का है तो 3 भाग, ये है तो 10 मार्कर का है तो 2 भाग, ठीक है। और इसके अलावा आप मेन बॉडी में परिणामों का भी लिख सकते हो, परिणामों का जिक्र भी कर सकते हो, है ना, कि भाई इसके क्या क्या परिणाम हुए। और फिर आता है परिणाम, इसके अलावा कुछ चुनौतियां, ये सब मुख्य भाग है ना। और निष्कर्ष में एक बात ध्यान रखना आप, कि एक तो निष्कर्ष में आप परिणाम लिख सकते हो, है ना, ठीक है। या निष्कर्ष में लिख सकते हो कि निष्कर्ष में ये लिख सकते हो कि भारत के मूल्यों, है ना, या पॉलिटिकल सिस्टम, या लॉज, लॉज मतलब कानून, है ना, लॉज, है ना, या इकोनॉमी पर क्या क्या जो है वो क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए, है ना, या क्या क्या प्रभाव निर्धारित किए, ठीक है, या क्या क्या इसके परिणाम निर्धारित किए, ठीक है। ये आपको लिखना है। साथ में जो है वो स्वतंत्रता से लिंक कर देना, स्वतंत्रता से लिंक करना, ठीक है। तो ये सब आपका रहेगा, ठीक है, समझ आ गया। निष्कर्ष में आपको कुछ परिणाम लिख सकते हो, है ना, या भारत के मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, या किसी जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसने एक पूरे भारत के समाज को किस प्रकार से दिशा दी है ना, या उसने अपने वैल्यू सिस्टम में क्या क्या उसने जो है भारत के वैल्यू सिस्टम में क्या क्या उसका योगदान है, वो सब डिस्कस कर सकते हो, है ना। तो ये सब हमारा फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। और ये वन स्टॉप फॉर्मेट नहीं है, बट हाँ आपके लगभग 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट से बन जाएंगे, है ना। और एक बात ध्यान रखना, आपको पढ़ना भी इसी हिसाब से है, ये भी बात ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कुछ और कर रहे हो, है ना, पढ़ कुछ और रहे हो और फिर आंसर इसी फॉर्मेट में लिख रहे हो ना। खुद के जो नोट्स होने चाहिए वो भी इसी फॉर्मेट में ही आपके होने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले दिमाग में, अगर अपने दिमाग में कुछ आता है सबसे पहले, तो वो आता है अपने नोट्स, है ना, जो अपन ने खुद ने मेहनत से बनाए होते हैं। तो आपके नोट्स भी इसी हिसाब से बने हुए होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके नोट्स हिसाब से बने हुए, वेल एंड गुड, नहीं बने हुए, आई विल सेंड द नोट्स,
उसके हिसाब से अपने नोट्स में कुछ सुधार कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत है? अभी तक जितना बताया पूरा क्लियर? Yes, sir. अच्छा, चलो ठीक है, ये तो हो गया भाई युद्ध में उतरने से पहले की तैयारी, कि भाई ये आपके पास मैंने तलवारें दे दी आपको, है ना, चाकू भाला सब दे दिया, अब इनको यूज करते हैं, है ना, अब हम समझेंगे कैसे इनको, वो देखते हैं। सबसे पहली चीज क्वेश्चन वाइज लेते हैं, ठीक है? 2023 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम 2023 में आया। एक बार इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आंसर फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिख रखा है कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना, और क्वेश्चन को पढ़ते समय ये बात ध्यान रखनी है आपको कि कि जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको आप क्वेश्चन में ही हाईलाइट करोगे, ये आदत डाल लो। अभी आप बिगिनर हो तो आपको ये आदत होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख रखा है कि औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताइए, ठीक है? सबसे पहली चीज जो उसने लिख रखी है वो लिख रखी है टाइमलाइन, है ना। औपनिवेशिक भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य, 18वीं शताब्दी के मध्य मतलब 1700 से लेकर 1800 के बीच में, मतलब कि 1750 के आसपास के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? 1750 लेके 1750 मतलब कि एक तरीके से 1700 से जो है वो 1800 के बीच बीच की बात कर रहा है, ठीक है? चलो टाइमलाइन डिसाइड हो गया अपने दिमाग में, तो मतलब कि इतना हम क्लियर हैं कि हमको जो है गांधीवादी आंदोलन में नहीं जाना है, जो 1920 के आसपास हुए हैं या उसके बाद हुए हैं वहां तक नहीं जाना है, टाइमलाइन पता हो गई, ठीक है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने मान लो कि गांधी जी के समय जब अकाल पड़े तब उसके कारणों का अगर उल्लेख किया, लेकिन आपने लिख दिया कि भाई वर्ल्ड वॉर हुए, ये सब हुआ, तो फिर गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इसने सवाल को सही से समझा ही नहीं है। नहीं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो वापस बता देना, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम, है ना। तो टाइमलाइन इसने क्वेश्चन में हमने हमको दे दी कि भाई 18वीं शताब्दी के मध्य से। अच्छा, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा? अकाल के पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है, फैक्ट है ये भाई। मध्य 18वीं शताब्दी के बीच से अगर मैं देखूं तो अकाल की बारंबारता में वृद्धि देखने को मिलती है। कारण बताइए, क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, कारण बताइए, तो मतलब कि मेन बॉडी अपनी क्या हो गई? मेन बॉडी कौन बताएगा? मेन बॉडी क्या हो गई? मेन बॉडी, हाँ वेरी गुड, मेन बॉडी हो गई अपने अकाल के कारण, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने नंबर का कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन 10 नंबर का। 10 नंबर का, गुड, है ना। क्यों 10 10 नंबर? marks. वेरी गुड जानवी ना, क्यों? क्योंकि 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो जो 10 मार्कर के यूपीएससी में क्वेश्चन रहते हैं वो 150 शब्द, और जो अपना 15 मार्कर के क्वेश्चन रहते हैं वो लगभग अपना जो है वो 250 वर्ड्स में हमको लिखना होता है। इसके लिए आपको यूपीएससी में 2 पेज मिलते हैं और इसके लिए आपको 3 पेज मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अच्छा मैंने ये आपको ये भी बताया कि भाई कि आपको 10 मार्कर के क्वेश्चन में मुख्य भाग को 2 भागों में तोड़ना है। तो अकाल के कारण ये पूछा है, तो यानी कि मुख्य भाग का लगभग आप जो है मेन डिमांड अपनी क्या है? कारण, ठीक है। अब अपने को एक और डिमांड चाहिए, क्योंकि मेन भाग को 2 भाग में तोड़ना है। एक भाग तो अपना अकाल हो गया, अकाल के कारण क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या लिख सकते हो? सोचो, मैंने बताया, मैंने क्या बताया कि प्रभाव लिख सकते हो, मेन बॉडी में आप प्रभाव लिख सकते हो। कारण पूछा है तो कारण के अलावा प्रभाव लिख सकते हो, प्रभाव पूछा है तो प्रभाव के साथ कारण भी लिख सकते हो, और प्रभाव और कारण दोनों ही अगर पूछे हैं तो भाई आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने 10 मार्कर के क्वेश्चन में आपके पास 2 डिमांड आ गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। इसके अलावा 15 मार्कर का क्वेश्चन हो, ठीक है, और अगर 2 डिमांड पूछी हो तो तीसरी डिमांड क्या हो जाएगी? 4 डिमांड तो मैंने आपको बता दी, है ना, कि भाई मुख्य बॉडी में आप कारण लिख सकते हो, प्रभाव लिख सकते हो, परिणाम लिख सकते हो और चुनौतियां लिख सकते हो। तो 4 डिमांड तो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अलावा आप कोई भी एक डिमांड इसमें से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो मेन बॉडी में अपनी क्या है? मेन बॉडी में है अकाल के कारण। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, है ना, अकाल के कारण क्या है, और साथ में जो है वो प्रभाव लिख सकते हैं। क्या मुख्य बॉडी के दोनों भाग अपने कंप्लीट हो गए?
कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो? इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कि आप क्या लिखोगे? पृष्ठभूमि लिखोगे, ठीक है। पृष्ठभूमि। तो आप इसका इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? इसकी पृष्ठभूमि, ठीक है, कि भाई कि इसका बैकग्राउंड क्या था, है ना। 18वीं शताब्दी के मध्य अकाल क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, ठीक है। तो उसके बारे में आप ब्रीफली एक बैकग्राउंड दे सकते हो, ठीक है। अकाल के कारण क्या थे भाई? अकाल के कारण बहुत सारे थे। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, कृषि का वाणिज्यीकरण हो, ठीक है, या सिंचाई सुविधाओं का अचानक से विस्तार हो, है ना, या खाद्यान्नों का एक्सपोर्ट कई बहुत भारी मात्रा में किया गया वो हो। तो इसके कई सारे कारण हैं। अच्छा, इसके प्रभाव क्या हुए? किसान गरीब हो गया बेचारा, ठीक है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। इसकी जगह क्या है? आमदनी अठन्नी, लगान रुपया। तो किसान बेचारा क्या करे? किसान के पास कुछ है ही नहीं, प्लस एक्स्ट्रा टैक्स देना। वेरी गुड, है ना। तो ये सब क्या है? इन सब के माध्यम से क्या है? किसानों की स्थिति दयनीय होगी। किसान दयनीय हो गए तो भारत की स्थिति दयनीय होगी, गरीबी बढ़ गई, दयनीय होगी तो गरीबी बढ़ गई। और एक बार जैसे गरीबी बढ़ी तो फिर गरीबी की जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, हेल्थ आउटकम्स है, वो सब हमको देखने को मिलते हैं। तो मेन बॉडी हमारा क्लियर है। मेन बॉडी में हमारी दो डिमांड हो ही गई, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में हमने पृष्ठभूमि डिस्कस कर लिया, है ना। और कंक्लूजन में हम क्या क्या कह सकते हैं? प्रभाव, है ना, या परिणाम हम लिख सकते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत परिणाम लिख सकते हैं, लेकिन परिणाम और प्रभाव में थोड़ा ओवरलैप हो सकता है। तो कंक्लूजन में हम एक और चीज लिख सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में अभी आपको बताया, है ना, बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक क्या है? भारत के मूल्यों या पॉलिटिकल सिस्टम लॉस पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या प्रभाव पड़ा है कि भाई इससे कई सारे किसान आंदोलन हुए हैं ना, है ना। तो ये सब आप चीज जो है कंक्लूजन में लिख सकते हो। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि जो भी किसानों ने जो भी आंदोलन किए, उन्होंने बेसिकली राष्ट्रीय आंदोलन का एक आधार तैयार किया, है ना। ये सब चीजें लिख सकते हो। तो ये सब क्या है हमारा जो है। इसके अलावा स्वतंत्रता से हमने लिंक कर दिया इस चीज को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसका हमने फॉर्मेटिंग देख लिया, इंट्रो देख लिया, हमने पृष्ठभूमि लिख दिया, फिर अकाल के कारण क्या है, फिर प्रभाव क्या है, और फिर इसका परिणाम क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक, इसको करंट से लिंक कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं ना, कि भाई किसान आंदोलन आज भी हो रहे हैं। अभी 2020 में किसान आंदोलन हुए, 2020, 21, 22 में किसान धरने पे बैठ गए। तो इस आंदोलन से आप इसको भी लिंक कर सकते हो कि जब पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा गलत कानून लाया जाता है, तब तब किसानों द्वारा कई बार आंदोलन किए गए, जिसे हम वर्तमान में 2020 के किसान आंदोलन से भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया जिस भी बच्चे ने बताया, ठीक है। तो आपने करंट से भी लिंक कर दिया, है ना। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आंसर राइटिंग से ही आएगा आपको। धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों को लिंक करोगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि सीन क्या चल रहा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, कि नरमपंथियों की भूमिका, ठीक है, ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। क्या पूछा है अपने को? व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार पूछा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अपनी मेन बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेन बॉडी में इन्होंने एक ही चीज पूछी है, आधार पूछा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर ये कितने मार्कर का क्वेश्चन है? 15 मार्कर है ना। तो 15 मार्कर में आपको एक ही डिमांड पूछा है, और जब आपको 15 मार्कर में अगर दो डिमांड पूछा हो, तब आप एक एक्स्ट्रा डिमांड लिख सकते हो। अगर एक ही डिमांड पूछा है तो फिर आप इस डिमांड को बहुत ज़्यादा लिखोगे। मेन बॉडी का लगभग ये जो होगा वो 60 to 70% हिस्सा कवर करेगा मेन बॉडी का, है ना। इसके अलावा मेन बॉडी टू में क्या लिख सकते हो? सोचो, क्या इसके प्रभाव लिख सकते हो? नरमपंथियों का स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। प्रभाव लिख सकते हो या मूल्यांकन लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेन बॉडी 3, इसमें क्या लिख सकते हो? इसके क्या क्या परिणाम हुआ, ठीक है। ये सब चीजें लिख सकते हो। तो देखो, जब जो
मेन बॉडी का अधिकांश भाग वो वाली डिमांड कवर करेगी जो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी है। अगर क्वेश्चन में 2 डिमांड पूछी है, 10 मार्कर का क्वेश्चन है, तो आधा आधा हम मेन डिमांड को 50-50 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 10 मार्कर का क्वेश्चन है, एक ही डिमांड पूछी है, तो हमारा 70 to 80% जो हिस्सा है, 70% हिस्सा मेन बॉडी का वो जो क्वेश्चन में पूछा है वो जाएगा, प्लस एक मेन बॉडी की एक्स्ट्रा डिमांड और आ जाएगी, ठीक है। अगर 15 मार्कर का क्वेश्चन है, एक ही डिमांड पूछी है, तो 70% जो है वो मेन डिमांड को कवर एड्रेस करेंगे और बाकी जो है वो हम माइनर डिमांड को एड्रेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेन बॉडी 2 और मेन बॉडी 3 है ना। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए। और मेन बॉडी 3 में जो है वो आप परिणाम ले सकते हो। अच्छा, ये तो 60 to 70% हो गया, ये लगभग 10 से 20% हिस्सा कवर करेगा और ये भी 10 से 20% हिस्सा कवर करेगा, ठीक है। तो आपको बाइफर्केशन में दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा, इंट्रो में क्या लिखना है? देखो यहाँ पे इंट्रो इन्होंने सीधा सीधा दे दिया है, नरमपंथियों की भूमिका ने। तो भाई इंट्रो में हम नरमपंथियों की भूमिका ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रो में क्या आ जाएगा? नरमपंथियों की भूमिका आ जाएगी। कोई दिक्कत? सब सही चल रहा है? इंट्रो में हमने नरमपंथी की भूमिका लिख दिया, मेन बॉडी में हमने जो 60 to 70% हिस्सा जो है हमारा वो उसको हमने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार से लिंक कर दिया, मेन बॉडी 2 का हमने प्रभाव लिख दिया, मेन बॉडी 3 में हमने परिणाम लिख दिया या इनका मूल्यांकन लिख दिया, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? चलो निष्कर्ष आप लोग बताओगे, निष्कर्ष आप लोग बताओगे। तो नरमपंथियों के जो मूल्य थे उसको लिंक करते हुए नरमपंथियों का जो मूल्य है उनके, मतलब जैसे गरम दल और नरम दल में जो अंतर था, तो नरम दल में क्या खासियत थी उसको लिंक करते हुए और उसको आंदोलन से और उसके प्रभाव को जोड़ते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। अगर और हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोचे तो और क्या लिख सकते हैं कि नरमपंथियों ने, से जानवी ने लिखा कि आंदोलन से लिंक करना है ना, गुड। हम आंदोलन से लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि नरमपंथियों की आंदोलन में कई सक्रिय भूमिका रही है, जैसे कि धन की निकासी का सिद्धांत किन्होंने दिया? नरमपंथियों ने। स्वराज जो हमारा उद्देश्य है वो किसकी अध्यक्षता में एक्सेप्ट किया गया था? दादा भाई नौरोजी, है ना। इसके अलावा नरमपंथियों ने जो है वो आम जनजीवन में जागरूकता फैलाई, ठीक है। इसके अलावा कई सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, है ना, जिन्होंने एक बेसिकली एक राष्ट्रीय आंदोलन का आधार तैयार किया। तो ये सब आप मेन बॉडी और थोड़ा सा कंक्लूजन में भी आप लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका इंट्रो बॉडी कंक्लूजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक बार अपन वापस से देख लेते हैं, है ना, वापस से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि नरमपंथियों की भूमिका ने किस प्रकार प्रभावित किया? 15 मार्कर का क्वेश्चन है ना। मोबाइल देख लेता हूँ मैं, किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया ग्रुप पे? ओके, ये कितने मार्कर का क्वेश्चन था? 15 मार्कर, ठीक है। तो हम 3 पेज बना लेते हैं ना कि ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड कैसा होगा, आगे हमको हैंडल कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बहुत इजी है, आंसर राइटिंग बहुत इजी है, बस एक बार समझ में आ जानी चाहिए। ये पहला पेज, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इतना तक आपको यूपीएससी में क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, इतने पेज तक, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन इस भाग तक, है ना। लगभग पूरे पेज का जो है ना, पूरे पेज का है ना, लगभग अगर 15 मार्कर पूछा है तो 6 लाइन, ठीक है, 1 लाइन आगे पीछे हो सकती है। और अगर 10 मार्कर का पूछा है तो
इंट्रो कितने लाइन का होना चाहिए? 4 लाइन, ठीक है, 4 लाइन्स का इंट्रो फॉर 10 मार्कर और 6 लाइन का इंट्रो फॉर 10 मार्कर और 6 लाइन का जो है वो 15 मार्कर के लिए होगा। तो क्वेश्चन तो यहाँ तक आपने आ गया, ठीक है। इंट्रो लिखते लिखते आपका इतना पेज भर जाएगा, ठीक है, लगभग आपका इतना पेज भर चुका होगा। और एक बात ध्यान रखिए कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, है ना, इनका कैसे बाइफर्केशन होता है। कोई भी क्वेश्चन है ना, इसका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन है ना, इंट्रो जो होगा वो लगभग 10 to 15%, जितनी भी शब्द सीमा आपके पास है उसका 10 to 15% है ना। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो 10 मार्कर के लिए 10 to 15% क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? सीसेट किसका अच्छा है, जल्दी बताओ। लगभग कितने शब्द हो जाएंगे 10 मार्कर में? 150 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 150 का 10 से 15% कितना हो गया बताओ? ठीक है, 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 वर्ड्स। तो और बॉडी होनी चाहिए लगभग 70%, है ना, 70 to 80%। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूँ तो कितना हो गया? एक 105 से लगभग 120 वर्ड, है ना, कोई दिक्कत? ठीक है। और कंक्लूजन होना चाहिए लगभग 10 से 15%, है ना। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि इफ दे कैन टर्न ऑन देयर वीडियो, तो एक बार टर्न ऑन कर लो, है ना, जिससे कि सही रहेगा, है ना, ठीक है। और इसके अलावा कंक्लूजन जो है वो भी हमारा 15 से 20 वर्ड्स का हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं 15 मार्कर के बारे में बात करूँ जो कि 250 वर्ड्स का होता है, उसके लिए क्या सीन रहेगा? उसके लिए थोड़ा सा इसको जो है वो हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो 25 से कितने शब्द, लगभग 35 वर्ड्स, है ना। और मुख्य भाग के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो लगभग 175 से 200 वर्ड्स। ये हमको किस में लिखना है? मुख्य भाग में। और कंक्लूजन में कितना लिखना है? कंक्लूजन में हमको लिखना है लगभग 25 से 35 वर्ड्स, ठीक है। तो एक लाइन में लगभग 6 वर्ड आते हैं। तो यहाँ से हमारा 6 लाइन इंट्रो हो गया और कंक्लूजन हो गया, ठीक है। और ये हमारा 4 लाइन इंट्रो कंक्लूजन हो गया, ये भी 4 लाइन है। और ये जो है ये पेज का एरिया है, टोटल पेजेस, है ना, टोटल पेज का एरिया या वर्ड्स कह सकते हैं, वर्ड्स परसेंटेज, है ना, ठीक है। तो अब हम ऊपर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इंट्रो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक इसको हम कहते हैं लिंकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। लिंकिंग स्टेटमेंट सबको क्लियर तो दिखाई दे रहा है? ब्लर तो नहीं आ रहा है? ठीक है, 1 से 2 लाइन का लिंकिंग स्टेटमेंट होगा। फिर आपकी बॉडी स्टार्ट होगी, है ना। फिर यहाँ पे होगा हेडिंग ऑफ मेन बॉडी, ठीक है, यहाँ पे बॉडी 1, ठीक है। फिर यहाँ पे लगभग, है ना, हेडिंग ऑफ मेन बॉडी 2, यहाँ पे हेडिंग हो गई। फिर मेन बॉडी 1 के जो भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं, है ना, जो भी हमारा पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके अलावा हेडिंग 2 डाला हमने, मेन बॉडी 2, ये फ्रेमवर्क बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे हेडिंग ऑफ मेन बॉडी 3, ठीक है।
ठीक है कुणाल, यहाँ पे हेडिंग ऑफ मेन बॉडी 3, और ये आप लिखोगे 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 लिखोगे, ठीक है। और फिर लगभग जो हमारा ये वाला पेज है, यहाँ तक हमारा मेन बॉडी 3 कंप्लीट हो जाएगा। अगर चाहो तो यहाँ पर है ना छोटा सा एक आगे की राह भी लिख सकते हो, आगे की राह, जिसको हम वे फॉरवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। आगे की राह या वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो, है ना। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे आपका कंक्लूजन आ जाएगा। तो पूरा जो, अगर मैं फ्रेमवर्क के बारे में बात करूँ तो ये पूरा फ्रेमवर्क ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन, इंट्रो, देन एक लिंकिंग स्टेटमेंट, देन हेडिंग ऑफ मेन बॉडी, है ना। आंसर राइटिंग में एक बात ध्यान रखना, जब भी आप मेन बॉडी लिखोगे तब मेन बॉडी की आप हेडिंग बनाओगे, ठीक है, और उस हेडिंग को आप बॉक्स में पैक करोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सही बोल रहे हो। जब भी जैसे कि जो भी वे फॉरवर्ड होगा तो उसमें आगे की राह में जैसे कि इम्पैक्ट वगैरह, है ना, जानवी अपन लिख सकते हैं, ओके। चलो ठीक है, ये तो हो गया 15 मार्कर का, है ना। इसे अब 10 मार्कर का भी बता देता हूँ, है ना। हालांकि 10 मार्कर का आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए बता देता हूँ। 10 मार्कर में क्या होगा, कितने पेज होंगे, सबसे पहले तो ये सोचो, 2 पेज, है ना। सेम चीज रन करेगी, यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग ऑफ मेन बॉडी 1, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर एक लिंकिंग स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। हेडिंग ऑफ मेन बॉडी 1, देन आपका पूरा मेन बॉडी आएगा यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा हेडिंग ऑफ मेन बॉडी 2, और उसके बाद जो है हमारा मेन बॉडी 2 आ गया पूरा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप अपना वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हो, है ना। फिर यहीं से आपका जो है वो कंक्लूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो जनरल फ्रेमवर्क रहेगा 15 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, ठीक है। फ्रेमवर्क क्लियर है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है 2020 का, है ना। ये क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट लिए हैं, है ना। हाँ 10 मार्कर में इंट्रो, इंट्रो हो गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन के नीचे है ना इंट्रो, सॉरी, इंट्रो, है ना। इंट्रो यहाँ लिखना है ना, वापस से कर देता हूँ। इंट्रो तो भूल ही गए, आई थॉट कि मैंने वो जो क्वेश्चन वाला बनाया था उसी को मैंने इंट्रो सोच लिया। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे इंट्रो, मेन बॉडी 1, फिर ये मेन बॉडी के जो कुछ अपने पॉइंट्स होंगे वो, देन मेन बॉडी 2, ठीक है। इसकी हेडिंग, मेन बॉडी 2 की हेडिंग डाल दी, फिर हमारा जो भी है वो लिख दिया मेन बॉडी 2 के हिसाब से, वे फॉरवर्ड,
कंक्लूजन। ठीक है, वे फॉरवर्ड लिखने में दिक्कत आ रही है और क्वेश्चंस में अगर चैलेंजेस नहीं पूछा है तो आप यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी डाल सकते हो। ठीक है, चैलेंजेस भी आप अच्छे से डाल सकते हो। तो ये हमारा जो है वो 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए फ्रेमवर्क हो गया। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, है ना। बोरिंग तो नहीं लग रहा? लग भी रहा होगा तो यार कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना, कि लॉर्ड कर्जन की नीतियों और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये है। तो स्टार्ट, देखो कितने कितने मार्क्स का है, 10 मार्कर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये सोचिए, कीवर्ड को हाईलाइट करेंगे। सबसे पहला रूल है, लॉर्ड कर्जन की नीतियों और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमने तो नीतियों व राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन, इस पर इन्होंने क्या पूछा है, इसका इन्होंने मूल्यांकन पूछा है ना। ठीक है, मूल्यांकन हमारा होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमारी मेन बॉडी हो गई। अब चूंकि ये मेन बॉडी है और क्वेश्चन में एक ही चीज पूछा है, है ना। क्वेश्चन में क्या है, हमको एक ही चीज पूछा है तो हम इसको अच्छे से वेटेज देंगे। इसको हम कितना वेटेज देंगे, मेन बॉडी का लगभग ये हमारा 60 to 70% हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये मेन बॉडी का 60 to 70% हिस्सा होगा। अच्छा, मेन बॉडी 2 में क्या लिख सकते हैं, मेन बॉडी 2, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। कौन सोच के बताएगा कि मेन बॉडी 2 में क्या लिखेंगे, थोड़ा सा सोचो। हाँ प्रतीक्षा, प्रभाव। ठीक है, बेसिकली जब मूल्यांकन हम करते हैं ना, तब कुछ सकारात्मक प्रभाव होता है, कुछ नकारात्मक प्रभाव होता है। तो सकारात्मक प्रभाव तो यहाँ पे इसने पूछ लिया ना। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव पूछ लिया, यहाँ पे भी नकारात्मक प्रभाव पूछ लिया, तो मतलब कि हम इतना लिख चुके हैं। मेन बॉडी में 2 हम क्या लिख सकते हैं, सोचो। देखो, नीति एवं राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यांकन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हम मेन बॉडी 2 में नीतियों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो मेन बॉडी 2 में हम कर्जन की नीति का जिक्र कर सकते हैं, कर्जन की नीतियां। बट एक बार ध्यान रखना, जब भी हम ऐसा करते हैं, किसी भी चीज को हम इवेल्यूएशन करते हैं, तो उससे पहले उस चीज को लिखना होता है, ना कि बाद में। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इंट्रो लिखेंगे। और इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, सोचो। इंट्रो में हम कर्जन के बारे में लिखेंगे, सीधी सी बात है। कर्जन क्या है, कोई व्यक्ति है। और जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर क्वेश्चन आ जाए मॉडर्न इंडिया में, तो 100% उस व्यक्ति के इंपोर्टेंस से ही स्टार्ट करना है। उस व्यक्ति के बारे में जो आप जानते हो वो लिखो। ठीक है, कर्जन का कार्यकाल लिख सकते हो आप 1899 से लेकर 1905 के आसपास। ठीक है, ये इंट्रो हो गया, ये कर्जन का इंट्रो हो गया। ठीक है, इसके अलावा फिर अपना जो है वो मेन बॉडी आएगा, है ना, मेन बॉडी। और यहाँ पर तो एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि मेन बॉडी 2 को पहले लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि कर्जन की नीतियां हैं, तो किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उससे पहले उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो उस चीज़ को बारे में हम पहले लिखेंगे, मेन बॉडी 2। देन हम मेन बॉडी 1 को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इवेल्यूएशन ही पूछा है। ठीक है, तो मेन बॉडी 2 हम कितना लिखेंगे, लगभग 30% ऑफ
टोटल मेन बॉडी का भाग जितना भी है वो लिखेंगे, और मेन बॉडी 2 हम कितना लिखेंगे, 70% ऑफ मेन बॉडी, ठीक है, ये 30% और ये 70%, है ना, ये दोनों मिलके कितना हो गया 100%। तो सीन क्या हो गया भाई, 100% हमने मेन बॉडी को कवर कर लिया, है ना। और देखो इवेल्यूशन जब आप करते हो ना किसी चीज़ का, सकारात्मक भी हो गया नकारात्मक भी हो गया, इसके अलावा आपने नीतियां भी लिख दी है, तो आपके पास अब लिखने का कोई इतना स्कोप बचेगा नहीं, ठीक है। तो आई वुड से कि वे फॉरवर्ड मत लिखना, ठीक है। बट आपकी हैंड राइटिंग छोटी है या आपने सारी चीज़ों को बहुत पहले ही कौन से वे में कवर कर दिया, तो फिर आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, अदरवाइज मत लिखना, ठीक है। और फिर देन कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, परिणाम लिख सकते हैं, ठीक है, परिणामों के बारे में जिक्र किया जा सकता है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया 3 क्वेश्चन का फ्रेमवर्क समझा दिया, है ना। एक बार हम थोड़ा सा मॉडल आंसर के बारे में भी देख लेते हैं कि भाई इनका मॉडल आंसर दिखेगा कैसा एक्चुअल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। हिस्ट्री का मैंने बता ही दिया। इंट्रो में आप बैकग्राउंड और कारण लिख सकते हो। मेन बॉडी में आप जो है वो क्या लिखोगे कि मेन बॉडी में आप अगर 10 मार्कर का है तो 2 भागों में तोड़ा, 15 मार्कर का है तो जो है वो 3 भाग में तोड़ा। प्रभाव पर प्रतिक्रिया लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कर्जन की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है। तो उनके क्या क्या रिजल्ट्स निकले तो वो आप लिख सकते हो डेफिनेटली। और कर्जन को यार इंडिया में नेगेटिव नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। वेट ए मिनट, ठीक है। बाद में कारण प्रभाव लिख सकते हो, मेन और कारण भी, कारण हो सकता, कारण या प्रभाव, है ना, इनके विभिन्न डायमेंशन बन सकते हैं, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विधिक शैक्षिक, ठीक है, वैज्ञानिक या तकनीकी डायमेंशन आप लिख सकते हो। फिर परिणाम लिख सकते हो आप मुख्य भाग में, ठीक है, ये चुनौतियाँ लिख सकते हो। निष्कर्ष में भी आप परिणाम लिख सकते हो, भारत के मूल्यों, पॉलिटिकल सिस्टम, लॉज या इकोनॉमी पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है ना, या स्वतंत्रता से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। फिर हमने ये देखा कि भाई 15 मार्कर जो है वो 6 लाइन में का इंट्रो होगा और 10 मार्कर के लिए जो है वो 4 लाइन का इंट्रो होगा, और इंट्रो और कंक्लूजन दोनों का ही वेटेज लगभग सेम रहेगा, ठीक है। फिर मैंने वेटेज के बारे में भी आपसे डिस्कस किया, ठीक है। ये रहा वेटेज कि भाई कि इंट्रो का कितना वेटेज होगा, बॉडी का कितना वेटेज होगा, कंक्लूजन का कितना वेटेज होगा, और जो आपकी मार्किंग होती है वो भी इस हिसाब से होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी पार्ट में आपने इंट्रो नहीं लिखा, सीधा स्टार्ट कर दिया, तो आपके 10-15% मार्क्स तो वैसे ही कम आएंगे, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल किसी आंसर में अगर आप अच्छा लिखते तो 5 नंबर मिलते हैं, अगर आपने उसमें इंट्रो नहीं लिखा तो आपको लगभग 4.5 मार्क्स या 4.25 मार्क्स या 4 मार्क्स के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन इन तीनों को ही सेम जो है रेशो में, सेम प्रोपोर्शन में आपको रखना है, जो भी इनका प्रोपोर्शन दे रखा है इसी प्रोपोर्शन में रखना है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि भाई मॉडल आंसर हमारे दिखेगा कैसे, ठीक है। हमको 10 मार्कर के क्वेश्चन को हम किस हिसाब से हैंडल करना है उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने डिफरेंट क्वेश्चन लिए, हमने 3 क्वेश्चन लिए थे और उनके ऊपर गहनता से हमने अध्ययन किया, और ये देखा कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उनकी फ्रेमिंग देखी, है ना। इसके बाद एक बार मॉडल आंसर देख लेते हैं। देखो ये वाला, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने लगे, है ना। भूमिका में हम क्या लिख सकते हैं, अकाल की घटनाओं को लिखने के साथ ही स्थिति एवं गंभीरता
एवं भारतीय जनसंख्या पर इसके प्रभाव पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं, है ना। इसके अलावा कारणों में, है ना, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे हम, कारण लिखेंगे, ठीक है। तो कारण के लिए भी कौन कौन सी ऐसी नीतियाँ रही हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ जैसे भू राजस्व की है, टैक्सेशन की है, इन्होंने क्या है, अकाल की बारंबारता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। इसके अलावा वाणिज्यिक कृषि का प्रसार है ना, निर्वाह कृषि की उपेक्षा। और फिर निष्कर्ष में हम जो है लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव एवं इस मुद्दों को स्वीकार करने एवं इससे संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं उससे हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा हमारा, ये हमारा आईबीसी फॉर्मेट पूरा हो गया। ये हमारी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग हो गई। सेम फॉर्मेटिंग हमने पहले की थी, ठीक है। ये यहाँ पे टाइपिंग वाले फॉर्म में हमने देख लिया। देख लेते भाई, देखिएगा कैसे। इंट्रो हो चुका है। मेन बॉडी में कृषि, नगदी फसलें, बुनियादी ढांचा, आर्थिक शोषण, है ना, पर्याप्त अकाल, राहत उपाय, पारिस्थितिकी कारण, ये सब लिख सकते हैं। और फिर एंड में निष्कर्ष। उसी तरह हमारा जो नरमपंथी की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, टिप्पणी कीजिए, ये भी हम लिख सकते हैं भाई। इंट्रो में नरमपंथियों एवं इनके प्रारंभिक लक्ष्यों के तरीकों के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रयासों पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1800 मैं बात करूँ कांग्रेस की स्थापना, है ना, 1885, वहीं से जो है नरमपंथी का उदय होता है। तो उसके बारे में हमने थोड़ा इंट्रो में लिख दिया, है ना। मेन बॉडी में हम ये देखेंगे कि भाई कि इनका इंपॉर्टेंस क्या था। जागरूकता एवं एकता फैलाई इन्होंने, संवैधानिक एवं कानूनी साधन के बारे में इन्होंने बताया है। साथ में प्रस्तावों पर बहस करना, प्रेयर, है ना, इन सब के माध्यम से प्रेस एवं जनता की राय भी इन्होंने बताई, है ना। इसके अलावा सुधारों की मांग की इसने, है ना, जन आंदोलनों का यहाँ पे उद्भव हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपना नरमपंथियों का योगदान है। फिर बाद में वह कंक्लूजन हो गया, ठीक है। फिर बाद में लॉर्ड कर्जन के बारे में हमने देखा कि इंट्रो में लॉर्ड कर्जन एवं वाइस रॉय के कार्यकाल के बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं, है ना। और फिर बाद में इंट्रो में हमने ये लिखा, है ना। और देख लो कुछ प्रमुख नीतियाँ, है ना। पहले बात को हमको नीतियों के बारे में भी बताना होगा। शिक्षा नीति है, इसके अलावा उन्होंने बंगाल में विभाजन किया। शिक्षा नीति में आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी, विश्वविद्यालय अधिनियम इसमें लाया गया, है ना। यूनिवर्सिटी एक्ट किस आयोग की रिकमेंडेशन पे, कमेंट में लिख देना, ठीक है, अगर पता है तो, ठीक है। इसके अलावा कर्जन की विदेश नीति भी आप के बारे में आप देख सकते हो, है ना, कि कर्जन की विदेश नीति क्या थी, अफगान नीति, इनके बारे में। इसके अलावा कुछ उन्होंने सहकारी कृषि से रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी जो है वो डेवलपमेंट किए हैं। उनकी रेलवे पॉलिसी, रेलवे का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर्जन के काल में हुआ। उनकी सैन्य नीति क्या थी, और तो और उन्होंने एएसआई की स्थापना भी की। तो ये सब इनकी पॉलिसी थी, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो लर्न कर सकते हो। तो ये पूरा था आपका मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, जो भी आपको आंसर्स कैसे लिखना है ना, पीवाईक्यू उसको लेके ही बेस बना के ही मैंने आपको दिखाया कि भाई कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप उसको फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, है ना। और साथ में जो अपने नोट्स रहेंगे, है ना, ये नोट्स में 1-1.5 साल से बना रहा हूँ, साथ में नोट्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। और यूँ नहीं कि जैसे 2023 में ये क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसा देखने को लग सकता है कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, सॉरी, ये वाला 2023 वाला क्वेश्चन, ठीक है। पर नोट्स को जब आप पढ़ोगे ना तब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नोट्स में क्लियर कट लिखा हुआ है क्या क्या इसके कारण है ना। और ये सिर्फ 2023 से पहले ही लिखा हुआ था। तो ये कि नोट्स आप पढ़ोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से आपके पीवाईक्यूज अच्छे से कवर हो जाएंगे, है ना। किसी का कोई डाउट है ना। तो ये हमारा सर मेन बॉडी में 1 to 3 का वर्डिंग रेशियो कितना होना चाहिए। मेन बॉडी में 1 to 3 मीन्स, अच्छा मेन बॉडी 1 to 3 का रेशियो। हाँ देखो, अगर क्वेश्चन में 3 डिमांड पूछी है, सॉरी, अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन 2 डिमांड पूछी है तो 50-50। एक ही डिमांड पूछी है तो उस डिमांड को, जो पूछी गई डिमांड है, मेन बॉडी में आपको 70% और मेन बॉडी 2 को आपको 30% में निपटाना है, ठीक है। अगर 15 मार्कर का क्वेश्चन है ना, 2 डिमांड पूछी है तो एक डिमांड को 40%, दूसरी डिमांड को 40% और तीसरी डिमांड जो कि पूछी नहीं गई है उसको आप 20% में माइनर डिमांड के तौर पर लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर 15 मार्कर में 3 डिमांड पूछी है ना, तो मेन बॉडी के भी 3 भाग हो जाएंगे, मेन बॉडी 1, मेन बॉडी 2, मेन बॉडी 3, और ये सारे इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो यही है, तो आपको ऐसे इसको तोड़ना होगा।
और तो आई होप कि सेशन में अपन ने सारे डाउट ले भी लिए हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर आपके नोट्स कब तक मिल जाएंगे सर? बस अभी अभी मिल जाएगा ना आपको, 10-15 मिनट में ओके मिल जाएगा। ओके ठीक है, ओके, ठीक है कुणाल, 10-15 मिनट में मिल जाएंगे। तो लेट्स एंड द सेशन हियर। ठीक है, प्रिपेयर फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री वेल, और ग्रुप पे आ जाएंगे, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे, बिल्कुल। ठीक है, और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन की नोट टू शेयर द नोट्स, और शायद किसी ने लिंक भी शेयर कर दिया था, तो है ना, कोई लिंक शेयर मत करिए, है ना। चलो ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।